भगत सिंह का जन्म जिला लायलपुर के बावली गांव जो कि लाहौर पंजाब और अब पाकिस्तान का हिस्सा है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ। उनकी माताजी का नाम विद्यावती कौर और उनके पूज्य पिताजी सरदार किशन सिंह जी थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। उसी दिन उनके पिता एवं चाचाओं को जेल से रिहा किया गया। इसी कारण भगत सिंह की दादी जी ने बच्चे का नाम भाग्यवाला यानी कि अच्छे भाग्य वाला रखा। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। वे 14 साल के ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में काम करने लगे थे। डीएवी स्कूल से उन्होंने 9वीं तक की परीक्षा पास की। उस समय भगत सिंह करीब 12 साल के थे जब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 20 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि दी तथा खून से भीगी मिट्टी को उन्होंने एक बोतल में रख लिया, जिससे हमेशा यह याद रहे कि उन्हें अपने देश और देशवासियों के अपमान का बदला लेना है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की भरपूर सहायता की। इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक स्वराज देने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने जनता को धोखा दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ दें, मजदूर फैक्ट्रियों से निकल जाएं, बच्चे स्कूल में जाना बंद कर दें और कोई भी ब्रिटिश सरकार का साथ न दे। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के साथ आंदोलन में लग गए। लेकिन एक साल बाद 1922 में ही जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चोरा चोरी में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। अहिंसा में उनका विश्वास कमजोर हो गया और भगत सिंह ने निष्कर्ष निकाला कि क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित पंजाब नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। यह कॉलेज क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था और यहाँ पर वह भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों से मिले। शादी से बचने के लिए भगत सिंह अपने घर से भागकर कानपुर चले गए। वहाँ भगत सिंह क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से मिले। काकोरी कांड, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना था, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी। वह 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह बहुत ही उद्विग्न हुए। वर्ष 1928 में पंडित चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। जब उन्हें अपनी दादी माँ की बीमारी की खबर मिली तो भगत सिंह फिर से घर लौट आए। उन्होंने अपने गांव से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। वह लाहौर गए और नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। उन्होंने पंजाब में क्रांति का संदेश फैलाना शुरू कर दिया। साइमन कमीशन, जो कि 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, जो भारतीयों का बहुत बड़ा अपमान था। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो उनकी मौत का जिम्मेदार था, उसको मारने का संकल्प किया। उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक सैंडर्स को स्कॉट समझकर मार गिराया। मौत की सजा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। पूंजीपति अंग्रेज मजदूरों पर बहुत ही अत्याचार कर रहे थे और मजदूरों के खिलाफ नीतियां बना रहे थे, जिससे उनका बहुत शोषण हो रहा था। यह रोकने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज़ भी पहुंचे। हालांकि शुरू में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने के लिए उनका नाम चुना गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा सत्र के दौरान
विधानसभा भवन में बम फेंका। बम से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने घटनास्थल से भागने के बजाय जानबूझकर गिरफ्तारी दे दी। अपनी सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से मना कर दिया। जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने देखा कि अधिकारियों द्वारा साथी राजनीतिक कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। उनको खाना भी बहुत बुरी तरह दिया जाता था। इसके विरोध में भगत सिंह ने भूख हड़ताल की। 63 दिनों तक बिना कुछ खाए ऐसे ही गुजार दिए, जिससे ब्रिटिशों को उनकी मांगें स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन इस हड़ताल में उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने अपने प्राण ही त्याग दिए थे। अदालत में उनके एक पुराने साथी जगमाल ने सैंडर्स कत्ल केस में भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ गवाही दे दी और 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी की सज़ा माफ़ हो, क्योंकि उनको पता था कि उनकी इस कुर्बानी से देश में एक नई क्रांति आएगी। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसलिए सुबह 24 मार्च की जगह शाम 23 मार्च को ही उनको फांसी देने का निर्णय किया। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब झटकी और उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित किया और विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए।